हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, मतलब स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड हम किसे कहेंगे। देखो, स्टॉक का अर्थ, रहती का अर्थ उस माल से है जो रीसेल के लिए खरीदा गया है। मतलब जिसको हम सेल करने के पर्पज से खरीदते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, और जो हिसाबी वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। मतलब जिसको हम सेल करने के पर्पज से करते हैं और लास्ट में, जैसे हमारा कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, और वो लास्ट में 31 मार्च में बिकने से रह गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम प्रारंभ में करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको ओपनिंग स्टॉक, और जब हम लास्ट में, मतलब उस टाइम पीरियड के लास्ट में खरीदते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट 18 पॉइंट हमारा इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री क्या होता है। अब जैसे जो हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो इन्वेंट्री होती है ना, वो ओपनिंग भी हो सकती है और क्लोजिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल मतलब जो हमारे पास बिल्कुल कच्चा माल होता है उसको बोलते हैं हम रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्री हमारी रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकती है, पार्सली फिनिश्ड गुड्स के रूप में हो सकती है, मतलब जिसपे हमने आधी प्रोसेस की हुई हो, वो हो सकती हैं। और एक होती है हमने उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया हो, तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो फर्स्ट क्या है हमारा, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब हमारी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकती है। रॉ मटेरियल जैसे मान लो आपका क्लोथ गारमेंट्स का बिजनेस है। ठीक है, तो उसके लिए आपको धागे चाहिए ना, तो धागा क्या है आपके लिए, रॉ मटेरियल है। तो उस धागे को आप क्या बोलोगे, उस धागे को आप क्या बोलोगे, इन्वेंट्री कहेंगे, और वो किस फॉर्म में, रॉ मटेरियल की फॉर्म में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस या पार्सली फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जिसमें जो प्रोग्रेस में है, अभी उसकी प्रोग्रेस कंप्लीट नहीं हुई है, या हम इसको बोल सकते हैं पार्सली फिनिश गुड्स। पार्सली फिनिश का मतलब क्या, देखो यह माल अर्धनिर्मित दशा में, मतलब अभी वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं बना है। ठीक है, मतलब उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए अभी और प्रोसेस बाकी रहती है। तो चालू कार्य के में प्रयुक्त कच्चे माल की लागत, तो जो भी आप रॉ मटेरियल को यूज करते हो, जो उस प्रोसेस में यूज हो रहा है रॉ मटेरियल, जो उस पर लेबर का खर्चा लगता है, जो उस पर फ्यूल का और पावर का खर्चा लगता है, वो भी इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे कपड़े मिल की दशा में स्टॉक में रखे धागे और अर्धनिर्मित कपड़ा, जैसे आपने क्लॉथ गारमेंट का बिजनेस है और जो धागे को आपने चेंज कर लिया, मतलब वो हाफ कपड़े मतलब उसको आपने कपड़े की फॉर्म में चेंज कर दिया, पर बट उसमें प्रिंटिंग का काम रह रहा है, तो अभी वो सेमी फिनिश है ना, वो फुल्ली तरह से फिनिश नहीं बना है। तो ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे आप, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड्स का मतलब है कि आपने उस धागे को किस में कन्वर्ट कर दिया है, बिल्कुल कपड़े की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन्स वो धागा किस में चेंज हो गया, क्लॉथ गारमेंट्स में चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है अंतिम इन्वेंट्री की गणना कैसे करेंगे। तो इन्वेंट्री की गणना हम कैसे करेंगे, इस पे निशान लगा लो, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, जो उसकी रिलाइजेबल वैल्यू, तो जो दोनों में से कम है ना, उस पर करेंगे हम। ठीक है, इन्वेंट्री को जो उसका लागत मूल्य है, जो उसकी रिलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो कम हो उस पर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी स्टॉक और इन्वेंट्री में डिफरेंस क्या होता है। देखो, स्टॉक से आसे उस उसी माल के मूल्य से जो रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं, मतलब ये नहीं है हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, उसको व्यापार के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम स्टॉक में ऐसे माल को शामिल करेंगे जिसको हमने इस सोच के साथ खरीदा है कि हम इसको बेचेंगे, रीसेल के पर्पज से हमने इसको खरीदा है, तो उसी को आप क्या कहोगे, स्टॉक कहेंगे। बट स्टॉक और इन्वेंट्री में डिफरेंस है। स्टॉक जो मतलब आपने खरीदा तो था कि बेचने के पर्पज से, बट वो उस वर्ष के एंड में बिकने से रह गया, तो उसको क्या बोलोगे आप, स्टॉक कहोगे। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री ना एक कंप्रीहेंसिव वर्ड है स्टॉक का, मतलब कंप्रीहेंसिव वर्ड का मतलब क्या समझोगे, इन्वेंट्री में ही हम स्टॉक को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री हमारी 4 फॉर्म होती है इन्वेंट्री की। एक तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में होता है, एक होता है सेमी फिनिश गुड्स की फॉर्म में होता है, और एक फिनिश गुड्स की फॉर्म में होता है, और एक स्टॉक की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारे किसके पार्ट है, इन्वेंट्री के पार्ट है। अब नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, ट्रेड रिसीवेबल। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब व्यापारिक प्राप्त है, मतलब जिससे हमें पैसा प्राप्त होना है।
पैसा किसके प्राप्त होता है? जो आपने उधार खरीदा, उधार बेचा गया हो। जिसको आपने माल उधार बेचेगा उसी से तो आपको रिसीव होगा ना। इट मीन्स आपके डेप्टर, डेप्टर क्या होते हैं और बीआर क्या होते हैं? डेप्टर और बीआर ऐसे होते हैं जो हमने मतलब किसी को माल बेचा गया है, उधार बेच दिया और उससे पैसा तो मिलेगा आपको। इट मीन्स प्राप्ति तो होगी ना, तो वो क्या होगी? आपकी ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, मतलब अगर आपने माल उधार बेचा है या सेवाएं उधार की है तो उस जो भी आपको उन्हें प्राप्ति होगी वो आपको किस में शामिल किया जाएगा? डेप्टर और बीआर में। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल बताया इसने डेप्टर का। डेप्टर शब्द उन व्यक्तियों तथा फर्मों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें माल उधार बेचा गया। तो मैंने यही बताया, जिसने भुगतान नहीं किया, उधार बेचा, इट मीन्स उसने पेमेंट तो की नहीं है, उधार ही बेचा आपने, तो इट मीन्स हमें उससे पैसा प्राप्त होना है, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा? डेप्टर। एग्जाम्पल लिए, जैसे मोहन को 50,000 रुपये का माल उधार बेचा गया, तो मोहन को 50,000 रुपये का माल उधार बेचा गया, तो तब तक मोहन पूरा रुपया नहीं देता, तब तक वह क्या कहलाएगा? डेप्टर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बीआर। बीआर यह एक विनिमय पत्र उस व्यक्ति के लिए प्राप्य विपत्र कहलाता है जो इसे लिखता है। ठीक है, जो इसे लिखेगा वो कहेगा कहलाएगा बीआर। स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात उसे वापस प्राप्त करता है। अतः प्राय विपत्र शब्द उन विनिमय पत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जो देनदारों पर लिखे जाते हैं। मतलब बीआर किस पे लिखे जाते हैं? डेप्टर पे लिखे जाते हैं। ठीक है, अथवा इंडोर्समेंट द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे विपत्र में लिखित राशि भविष्य की किसी निश्चित तिथि पर प्राप्त होनी होती है। मतलब ऐसे जो बीआर होते हैं वो फ्यूचर की किसी डेट पर प्राप्त होनी होती है, वो क्या कहलाएगी? आपकी बीआर। नेक्स्ट है आपका ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल वह राशि है जो व्यवसाय की सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत माल की क्रय तथा सेवा प्रदान करने के संबंध राशि से संबंधित है। मतलब जिसकी आपको पेमेंट करनी है। जैसे मान लो आपने माल उधार खरीदा है, तो माल उधार खरीदा तो उसकी पेमेंट भी तो करोगे, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ट्रेड पेबल। इसमें क्या इंक्लूड किए जाएंगे? क्रेडिट और बीपी। जैसे मान लो आपने माल उधार क्रय किया, क्रय किया ना, उधार क्रय किया। जैसे गोविंद से मान लो आपने 50,000 रुपये का माल उधार खरीदा, तो गोविंद को आप पेमेंट करोगे ना फ्यूचर में, तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्रेडिटर। और बिल पेबल कौन स्वीकार करता है? जो मतलब बिल पेबल कौन लिखता है? जो एक तो विनिमय पत्र लिखता है, ठीक है, और एक उसे स्वीकार करता है। मतलब मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, स्वीकार। क्रेडिटर का तो क्रेडिटर लिखता है ना बिल पेबल को, तो क्रेडिटर लिखेगा बिल पेबल को, तो वो क्या बोल रहा है? एक्सेप्टेंस देता है अपनी। तो बिल पेबल क्रेडिटर लिखेगा, इट मीन्स वो एक्सेप्टेंस देता है कि मैं आपकी फ्यूचर में इस डेट को पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, और वो इस तरह की एक्सेप्टेंस देकर वो किसको वापस कर देगा? ड्रोवर को वापस कर देगा। ठीक है, ड्रोवर को वापस वो कर देता है। ठीक है, अतएव देय विपत्र उन विनिमय पत्रों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो देनदारों के पक्ष में स्वीकृत होते हैं और बिल पेबल क्रेडिटर के पक्ष में लिखे जाते हैं। और ये क्या होता है कि मैं फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर डेट पर आपकी पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो क्रेडिटर की कंडीशन में क्या लिखा जाता है? बिल पेबल। फिर नेक्स्ट आता है गुड्स। अब ये हम पहले भी पॉइंट पढ़ सके, गुड्स क्या होती हैं? जो हम क्या किसके लिए करते हैं? जो हम रीसेल के पर्पज से करते हैं, बेचने के पर्पज से खरीदते हैं, वो क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। और जो हम बेचने के प्रयोग के लिए नहीं खरीदते ना, बल्कि अपने बिजनेस में यूज की जाती है, वो हमारी माल नहीं कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फर्नीचर का व्यापार है, तो फर्नीचर का व्यापार है तो वो क्या करते हैं? कुर्सियाँ मेज खरीदता है, तो वो उसके लिए गुड्स कहलाएगा। लेकिन यही अगर वो फर्नीचर है ना अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी एसेट कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, कोस्ट। अब कोस्ट क्या होती है? किन्हीं वस्तु सेवाओं को प्राप्त करने के बदले में साधनों की राशि को क्या बोलेंगे? कोस्ट कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु या सेवा प्राप्त करने के बदले कोई भी हमने वस्तु यूज की या सेवा प्राप्त करी, तो उसमें जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? हम कोस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये कोस्ट हमारी कैसे हो सकती है? वास्तविक भी हो सकती है और वैचारिक भी हो सकती है। वास्तविक कौन सी होती है? जो हम एक्चुअल में पेमेंट करते हैं। जैसे मान लो हमने एक मशीनरी खरीदी, तो उस मशीनरी की लागत पर हमने उसका परचेज प्राइस उसको खरीदा है, फिर उस पर भाड़े का एक्सपेंसिव कर रहा है, फिर उसको स्थापना करने एक्सपेंसिव किया है। ये हमारे कैसे कहलाएंगे? खर्चे, वास्तविक खर्चे कहलाएंगे। और हमारे जो वैचारिक खर्चे कौन से होते हैं? वैचारिक खर्चे जिसका हम वास्तव में पेमेंट नहीं करते हैं, बट वो एक्सपेंसिव होता है, एक्चुअल में हम उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। जैसे बिजनेस का ओनर है, वो मतलब वो कारखाना दे रहा है, उसका खुद का किराया है, खुद का कारखाना है, और वो उस पर बिजनेस चला रहा है। इट मीन्स वो रेंट को सेव कर रहा है ना,
ठीक है। इट मीन्स वो रेंट तो उसको लेने का वो भागीदार है। एक्सपेंसिव है वैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एंटिटी कंसेप्ट होता है बिजनेस का और ओनर का। तो इस हिसाब से अगर वो रेंट है तो एक तरह से एक्सपेंसिव है, बट इसको हम एक्सपेंसिव नहीं मान रहे क्योंकि वो ओनर ने किया है। ठीक है, तो वो वैचारिक होता है। या स्वयं की पूंजी पर ब्याज है, मतलब अपनी स्वयं की पूंजी पर उसको इंटरेस्ट देना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर वो कैपिटल लगाएगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट हम उसको एक्सपेंसिव नहीं मानते हैं, उसको नोशनल एक्सपेंसिव मानते हैं। नोशनल का मतलब जिसकी हम एक्चुअल में पेमेंट नहीं करते, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो भुगतान करने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब हमें भुगतान करने का अधिकार मिला हुआ है तो का मिलता है, तो उसके लिए हम क्या इशू करते हैं? वाउचर करते हैं। तो वाउचर के आधार पर ही आप सर्वप्रथम जो रिकॉर्डिंग करते हो जनरल में, तो वो किसके बेस पे करते हो? वाउचर के बेस पे करते हो। इसमें कौन सी पक्ष होती है आपके? एक तो डेबिट पक्ष होता है और एक क्रेडिट पक्ष होता है। और प्रत्येक व्यवसाय अपने 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 अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग वाउचर छपवा लेती है। ठीक है, और ये किस तरह तैयार किया जाता है? अकाउंटेंट द्वारा तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट ऐसी छूट है जो एक विक्रेता द्वारा क्रेता को दी जाती है, मतलब एक सेलर द्वारा बायर को दी जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। अब हमारी ये बात आती है कि जो हमारा डिस्काउंट है टू टाइप्स का होता है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो उसके लिस्ट प्राइस पर हम जो एक सेलर है बायर को देता है लिस्ट प्राइस से कम प्राइस पर, एक सेलर बायर को देता है, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। और इसको ना, इसकी वास्तव में एक्चुअल में कोई एंट्री नहीं की जाती। इसको इसको ना इनवॉइस या कैश मेमो से हम लेस करके दिखा देते हैं सीधा। और जो कैश डिस्काउंट होता है, मतलब जैसे हमारे कस्टमर हमें लग रहे हैं कि वो जल्दी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं? उनको लालच देते हैं कि आप जल्दी से पेमेंट कर दोगे ना तो हम आपको 25% का डिस्काउंट देंगे। तो वो क्या करते हैं? मतलब आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 25% का डिस्काउंट देंगे। तो वो जल्दी पेमेंट करेंगे तभी तो उनको 25% डिस्काउंट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश डिस्काउंट की अपने कस्टमर से निश्चित समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए हम यह छूट देते हैं, तो उस छूट को हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। ठीक है, और इसको मतलब इसकी हम जनरल रिकॉर्डिंग करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई जनरल रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बट हम कैश डिस्काउंट की जनरल रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे पहले हमारे इंडायरेक्ट टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। अब हमने इनको एक में इंक्लूड कर दिया है। सर्विस टैक्स अलग अलग पेमेंट करनी पड़ती है, अब हमने इसको एक ही टैक्स में मर्ज कर दिया है। उस मर्ज टैक्स को हम क्या बोलेंगे? जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? ये पूछी जाती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम एंट्री। एंट्री क्या करते हैं? जब हम किसी लेन देन या घटना का किसी पुस्तक में रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम एंट्री कहेंगे। अब बैड डेब्ट्स है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बैड डेब्ट्स है। नाम से क्लियर, डूबतरण, मतलब जो डूब गए, जो हमें मिलने की आशंका नहीं है। तो यह वह राशि है जो देनदार से प्राप्त होने की संभावना हमें नहीं होती, उनसे प्राप्त होने की संभावना समाप्त हो चुकी होती है। ठीक है, तो उससे देने की अगर संभावना समाप्त हो चुकी है तो वो क्या होता है? हमारा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव है तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, आगे बात है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, मतलब जिससे हमें लोन, जैसे मान लो किसी बंदे ने हमसे, जैसे मोहन ने हमसे लोन लिया, 10,000 रुपये का दे दिया, तो हम क्या इच्छा रख रहे थे कि ये हमें 10,000 तो देगा, साथ में इंटरेस्ट 1,000 का देगा, इट मीन्स हमें 11,000 का पेमेंट करेगा। बट वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, वो पेमेंट नहीं करेगा, वो खुद कर्जे में डूब गया है। तो वो 10,000 की पेमेंट तो मतलब अगर वो खुद ही कर्जे में डूब गया तो वो 10,000 की पेमेंट तो हम उससे उम्मीद लगा रहे थे कि वो हमें 1,000 इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, बट वो 10,000 जो बेसिक प्रिंसिपल है उसी की पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो हमें इंटरेस्ट क्या देगा? इट मीन्स हमारा जो हमने इसको लोन दिया था वो सारा का सारा वो डूब गया। इट मीन्स वो ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था जो अपनी लोन को चुकाने की पोजीशन में नहीं है, उसको क्या कहेंगे? हम इंसॉल्वेंट। सोलवेंट मतलब इसका अपोजिट हो गया, जिस व्यक्ति अथवा संस्था को हमने लोन दिया था अगर वो हमें पेमेंट कर देता है तो उसको क्या कहेंगे? हम सोलवेंट। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा स्टोर। स्टोर शब्द का प्रयोग उस सामग्री के लिए किया जाता है जो एक संस्था द्वारा पुनः विक्रय के लिए नहीं बल्कि व्यवसाय में उपयोग के लिए रखी जाती है, मतलब जिसका मेन मोटिव हमारा सेल करने का नहीं होता बल्कि बिजनेस में ही हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? स्टोर। जैसे लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, पुर्जे यूज़ करते हैं, कोई पैकेजिंग सामग्री यूज़ करते हैं, वो किस में इंक्लूड किया जाएगा? स्टोर में। रिवेन्यू क्या होती है? रिवेन्यू मतलब नियमित रूप से प्राप्त होने वाली इनकम होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारे रिवेन्यू है। जैसे कमीशन मिल रहा है हमें,
ठीक है, पर मतलब रेगुलर मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो किस में इंक्लूड की जाएगा, रेवेन्यू में। लेकिन अगर कोई ओनर है वो कैपिटल लगा देता है, या कोई लोन हम बाहर से ले रहे हैं किसी बैंक से, तो वो हमारा रेवेन्यू नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो रूटीन नेचर का नहीं है। नेक्स्ट है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब यह वह रेवेन्यू होती है जो हमें व्यवसाय की कॉमन एक्टिविटी से मिलती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट है एंटिटी। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी व्यवसाय इकाई से आशय एक ऐसी इकाई से है जिसकी स्थापना सेवा प्रदान करके या माल का विक्रय करके लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्नओवर। टर्नओवर का अभिप्राय क्या होता है, उसका अभिप्राय टोटल सेल से होता है, मतलब हमने कितनी सेल कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब जो लाइव स्टॉक जो सजीव है, जैसे पशु है, घोड़े हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके लाइव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं कि हम लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने धन को किसी कंपनी के शेयर और डिबेंचर में लगा देते हैं, उस शेयर और डिबेंचर में पैसा लगाना क्या कहलाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट इतने ही काफ़ी, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।